वेलकम बैक टू माय चैनल रियल क्राइम स्टोरी। आई होप आपको मेरी पिछली कहानियाँ पसंद आई होंगी। आपको कौन सी कहानी मेरी सबसे ज़्यादा पसंद आई है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पिछले 4 या 5 सालों में वो कौन सा समय था जो कि आपको लगता था बहुत कठिन समय रहा है आपके जीवन में, तो शायद 90% लोगों का यही जवाब होगा कोविड का टाइम। क्योंकि उस समय पे ना तो हम घर से बाहर निकल सकते थे, ना तो हम अपने जानकार लोगों से मिल सकते थे, बल्कि हमें ये तक नहीं पता था कि ये सब कुछ कब ठीक होगा। सारी दुनिया अपने अपने घरों में कैद हो गई थी और ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने अपनों को भी खोया था, जिनकी असमय मृत्यु हो गई थी। उसका दुख भी कई लोगों ने झेला था। पर अगर एक दिन आपको ये पता लगे कि जिसके बारे में आप ये सोच रहे थे कि कोविड की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, वो असल में कोविड की वजह से उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि एक षड्यंत्र रचा गया था, तो आप पर क्या बीतेगी? चलिए आइए सुनते हैं आज ऐसी ही एक कहानी जो कि बीकानेर की रहने वाली रेणु चौधरी की है। दरअसल रेणु चौधरी की बेटी 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। बीकानेर में रहने वाली ये महिला काफ़ी अमीर परिवार से थी। इनकी बेटी को गुजरे 2 साल हो चुके थे। ये कहानी है 2023 की। उनकी बेटी को कुत्तों से बड़ा लगाव था। उसने कई तरह पालतू कुत्ते रखे हुए थे जो अलग अलग ब्रीड के थे। जब उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति अपनी सास यानी रेणु चौधरी के पास आता है और वो चारों कुत्ते उन्हें दे देता है। रेणु चौधरी भी ये सोच कर के उन चारों कुत्तों को रख लेती है कि ये उनकी बेटी की आखिरी निशानी है। परंतु थोड़े समय के बाद रेणु चौधरी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगती है और उन्हें बीच बीच में अस्पताल भी जाना पड़ता है। इधर उन कुत्तों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, तो रेणु ने सोचा क्यों ना कुछ समय के लिए ये कुत्ते अब वापस ही कर दे। रेणु चौधरी ने अपने दामाद से कहा कि वो इन चारों कुत्तों को ले जाए। कुछ समय बाद जब वो ठीक हो जाएंगे वो वापस इन्हें रख लेंगे। रेणु चौधरी के दामाद ने उन 4 कुत्तों में से एक कुत्ता खुद रख लिया और बाकी के 3 कुत्ते अपने दोस्तों को दे दिए। जो कुत्ता उसने खुद रखा था वो दरअसल रेणु चौधरी की बेटी का सबसे प्यारा कुत्ता था। इसीलिए उसने अपने नौकर से कहा कि वो उस कुत्ते का खास ख्याल रखे। धीरे धीरे वक्त बीता और रेणु चौधरी ठीक होने लगी। जब ठीक हो गई तो उन्होंने अपने दामाद से चारों कुत्तों को वापस लौटाने को कहा। रेणु चौधरी का दामाद जी भी 3 कुत्ते लेकर के वापस आ जाते हैं जो उन्होंने अपने दोस्त को दिए थे। और जब वो कुत्ते उन्हें लौटाते हैं तो वो कहते हैं कि 3 कुत्ते तो उन्हें अपने दोस्त से वापस मिल गए, पर एक कुत्ता उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर को दिया था जिसकी पोस्टिंग इंडिया के किस शहर में हो चुकी है उन्हें पता नहीं है। इस वजह से वो उनकी बेटी का फेवरेट कुत्ता वापस उन्हें नहीं दे पाएगा। रेणु चौधरी ने भी कहा चलो ठीक है, वो जहाँ भी है उसका कोई तो ख्याल रख रहा है। अब वो उन 3 कुत्तों के साथ खुश रहने लगे। तभी उनमें से एक कुत्ता थोड़ा बीमार पड़ गया। जब उन्होंने पेट स्पेशलिस्ट को बुलाया तो वो उनके कुत्ते का इलाज करते करते रेणु चौधरी से बात करने लगा और बात करते करते उन्होंने उससे माफ़ी मांगी। जब रेणु चौधरी ने पूछा कि आखिर किस बात की वो माफ़ी मांग रहा है तो उसने बताया कि वो उनकी बेटी के सबसे प्यारे कुत्ते जिगी को नहीं बचा पाया। रेणु चौधरी को समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं और वहाँ पेट स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी थोड़े से घबरा से गए। तो उन्होंने रेणु चौधरी को बताया कि दरअसल उनकी बेटी का फेवरेट कुत्ता जिगी बीमार पड़ गया था और जब उसके पास उसे उनका दामाद लेकर के आया तो कोशिश करने के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाया। रेणु चौधरी ने कहा कि वो तो किसी आर्मी ऑफिसर के साथ चला गया है। डॉक्टर ने कहा नहीं, वो तो उनके दामाद के पास ही था और उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और जब वो जिगी को लेकर उनके पास गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब इतना कहकर डॉक्टर तो वहाँ से चला गया, पर रेणु चौधरी के दिमाग में तमाम बातें घूमती रही। दामाद वापस लौटा तो उन्होंने पूछा कि उस चौथे कुत्ते के बारे में उन्होंने उनसे झूठ क्यों कहा। उनके दामाद ने कहा कि उन्होंने तो कोई झूठ नहीं कहा, उनका जो कुत्ता है वो तो एक आर्मी ऑफिसर के पास ही है। तो रेणु चौधरी ने उसे कहा कि उसे सब कुछ पता है कि उस कुत्ते को किसी आर्मी ऑफिसर के पास नहीं छोड़ा गया है बल्कि उसकी मौत हो चुकी है।
ये सुनकर जब उनके दामाद को समझ नहीं आया तो वो इधर उधर के बहाने बनाने लगा। रेणु चौधरी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि जिस तरीके से वो कुत्ते की मरने की बात छुपा रहा है उनसे, क्या पता उनकी बेटी का कत्ल भी 2 साल पहले उसी ने किया हो और उसकी कोई नेचुरल डेथ ना हुई हो। तो उनके दामाद ने कहा कि वो आखिर ये कैसी बातें कर रही हैं, वो ऐसा कैसे कर सकता है। तब रेणु चौधरी ने बोला कि अब उसे उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। अब उन्होंने उन सारी चीज़ों को याद करना और कड़ियों को जोड़ना शुरू करा तो उन्हें अब कुछ कुछ बातें उनकी दामाद की अटपटी सी लगने लगी और ये कहानी 2 साल के फ्लैशबैक में वो सोचना शुरू करती हैं। बात दरअसल 2020 की थी। बीकानेर में यह परिवार रहता था जिसमें स्वप्न चौधरी, रेणु चौधरी और उनकी एक बिटिया थी। उसका नाम था मोनालिसा चौधरी। तो मोनालिसा अमीर घर से थी तो माँ बाप ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। उनकी बेटी का बीकानेर और जयपुर आना जाना लगा रहता था और वो थोड़ी आज़ाद ख्यालों की भी थी। 2020 में मोनालिसा की मुलाकात एक नौजवान से होती है जिसका नाम भवानी सिंह शेखावत था। भवानी सिंह शेखावत से मुलाकात के बाद अचानक उसे उससे प्यार हो जाता है। घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे पर मोनालिसा तो एक बड़ी ही जिद्दी स्वभाव की लड़की थी। उन्होंने अपने घर वालों से बिना बताए चुपचाप भवानी सिंह से शादी कर ली और शादी करने के बाद ये बात उसने अपने घर वालों को बता दी। और माँ बाप भी सोचते हैं कि चलो आखिर हमारी बेटी खुश है तो हमें भी तो आखिर में यही चाहिए। वो इस शादी को लेकर राज़ी हो जाते हैं। इधर जयपुर हाईवे के पास इनकी बड़ी ज़मीन थी। मोनालिसा के माँ बाप ने ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा उन्होंने अपनी बेटी को भी दे रखा था। लेकिन मोनालिसा को एक सच्चाई मालूम नहीं थी और वो ये कि जिस शख्स से उसने प्यार किया और शादी की वो पहले से ही 2 बार शादी कर चुका है। एक पहली शादी के बाद उसने एक दूसरी शादी अपने ही गांव की एक लड़की से की थी और उससे उसका एक बच्चा भी था और दूसरी पत्नी का नाम पूनम है। पूनम से ये बात छुपी हुई थी लेकिन दूसरी पत्नी को ये बात पता चल गई। आखिर ये बातें छुपती कहाँ हैं, क्योंकि आसपास में 3 पत्नियां रहती थी तो वो कहाँ तक ही झूठ बोल पाता। इसलिए भवानी ने सोचा कि अब बीकानेर से निकलना पड़ेगा ताकि मोनालिसा को इस बारे में पता न लगे। इसलिए वो जयपुर चला जाता है ताकि ज़्यादा कुछ बखेड़ा ना हो। अब वो मोनालिसा को अपने साथ जयपुर ले गया और जयपुर के एक पॉश इलाके में एक अपार्टमेंट किराए पर ले लेता है और दोनों मियाँ बीवी वहाँ रहने लगते हैं। अब यहाँ रहने के दौरान मोनालिसा को अब सारी चीज़ें पता चल चुकी थी और भवानी की दूसरी पत्नियों के बारे में भी उसे सब कुछ पता लग गया था। भवानी सिंह शेखावत के ऊपर मोनालिसा ने रोक टोक लगानी शुरू कर दी। उसने उसका बाहर आना जाना भी बंद कर दिया था। करीब शादी को अब 2-3 महीने बीत गए थे। फरवरी 2021 आ गया। 4 फरवरी 2021 को एक रोज़ अचानक रेणु चौधरी जी के पास बीकानेर में फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला था भवानी सिंह, यानी मोनालिसा का पति। वो अपनी सास से कहता है कि मोनालिसा को कोरोना हो चुका है और जैसा कि सभी को पता है कि 2020 और 2021 कोरोना का दौर था, बल्कि 2021 तो ज़्यादा खतरनाक था। अब कोरोना में कोई किसी के पास आता जाता भी नहीं था। तो उसने बताया कि मोनालिसा की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में है और फिर अचानक खबर दी जाती है कि वो बच नहीं पाई। मोनालिसा कोरोना की वजह से मर गई। अब हालात ऐसे थे कि घर वाले देखने भी नहीं आ सकते थे। ऐसे हालात में तो 4 लोग कंधा देने को भी नहीं आ सकते थे क्योंकि कोरोना का मामला था। तो घर वालों ने दिल पर पत्थर रख करके सब्र कर लिया। फिर भवानी ने बताया कि उसे जयपुर के ही निगम के शमशान में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करने के बाद बकायदा वो अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार भी गया। अभी ये सारी चीज़ें हो गई। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा, लेकिन जब तक इस कुत्ते वाली बात रेणु चौधरी ने सुनी थी तो उसे पता चला कि उसे झूठ बोलने की आदत है और तब उसे अपने दामाद पर शक हुआ। उन्होंने अपने पति से इस बारे में एक बात की। पति स्वप्न चौधरी को भी बहुत सारी चीज़ें अटपटी लग रही थी, पर जब उनकी पत्नी ने उनके दामाद के बारे में उनसे ये बात करी तो उन्होंने भी अपना शक जाहिर करा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक थी, फिर अचानक से उसे कोरोना हुआ और आनंद फानंद में अंतिम संस्कार भी कर दिया। हालांकि उस वक्त हो तो यही रहा था कि ये सारी चीज़ें ठीक ही लग रही थी, फिर भी उन्हें कुछ डाउट होने लगा। उन्हें यह भी लगा कि जब वह भवानी से बात करते हैं और भवानी की माँ से, तो दोनों अलग अलग बातचीत करते हैं। हालांकि उन्होंने कोरोना की तारीख भी अलग अलग बताई। माँ बेटे दोनों में ही बातों में बड़ी सारी विरोधाभास चीज़ें थी। स्वप्न चौधरी को लगा
कि कुछ तो गड़बड़ है। अब जब उनकी बीवी ने कहा तो उसे भी यकीन हो गया कि इस शख्स ने मोनालिसा के फेवरेट कुत्ते तक के बारे में झूठ बोला। उन्हें उनके दामाद पर शक होता है और वो फौरन पुलिस को कंप्लेन करते हैं। अब 2 साल पुराना मामला और वो भी कोरोना का केस। पुलिस ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, पर चौधरी का अच्छा खासा रुतबा था। उन्होंने राजस्थान की डीजीपी से मुलाकात की और डीजीपी को पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाए। डीजीपी ने जयपुर पुलिस के मामले की जांच करने के हुक्म दिए। अब पुलिस ने जांच शुरू करी। अब 2 साल बीत चुके थे, लेकिन पुलिस करे भी तो क्या करे। तो सबसे पहले तो पुलिस ने भवानी और उसकी मां का बयान लेना शुरू किया। तो जब बयान लेना शुरू किया तो भवानी सिंह शेखावत ने पूरा स्टेटमेंट दिया कि कैसे 4 फरवरी को वो बीमार हो गई थी। इसके बाद मां का बयान लिया गया। अब मां बेटे के बयान में वाकई अलग अलग बातें थी। फिर पुलिस की टीम हॉस्पिटल पहुंची। उस वक्त कोरोना की लिस्ट निकाली और उस लिस्ट में कहीं भी मोनालिसा का नाम नहीं था। फिर उसके बाद जब वो शमशान घाट गए तो वहां पर भी उन्हें ऐसी कोई आईडी प्रूफ या ऐसा कोई नाम नहीं मिला। अब बड़ी परेशानी ये थी कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था और सिर्फ हवा में किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते थे। पुलिस की तफ्तीश चलती रही। अब पुलिस तो उस वक्त की कॉल डिटेल्स निकाले और उन्हें उसमें एक चीज मिली। दरअसल उन्होंने देखा कि उन तारीखों को वो लोग कहाँ थे। तो जो बयान था उसके उलट सीडीआर रिपोर्ट कुछ और कह रही थी। और तफ्तीश की तो पता चला कि दिसंबर से पहले 2020 में जब उसने शादी की, उससे 2-3 महीने पहले मोनालिसा ने एक जमीन का टुकड़ा बेचा था और उसकी कीमत थी 1 करोड़ रुपए। वो 1 करोड़ रुपए मोनालिसा को मिल गए थे। उसने उसमें से 30 लाख अपनी माँ रेणु चौधरी को दिए और 70 लाख खुद रख लिए। उसमें से कुछ पैसे उसने ईएमआई पे दिए और कुछ और चीजें खरीदी। दरअसल उसके शौक बड़े थे तो उसने अपना पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। इधर जो शेखावत था भवानी सिंह, उसे ये सारी डील और उन पैसों के बारे में जानकारी थी। उसे ये भी पता था कि मोनालिसा अभी और भी जमीन है और जब उसे ये पता चला तो उसने मोनालिसा को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू किया। फिर उससे प्यार का नाटक किया। मोनालिसा को भी लगा कि वो तो उससे सच्चा प्यार करता है। फिर दोनों करीब आए, दोस्ती हुई और दिसंबर में एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन असली नीयत और नज़र जो है वो उसके पैसों पर थी। अब मोनालिसा का डील हो चुका था। 30 लाख माँ को दे दिए और बाकी के पैसे खर्च कर लिए। उसके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां भी थी। अब फरवरी आते आते मोनालिसा को जब ये सच्चाई पता चल जाती है कि भवानी की और भी शादियां हो चुकी हैं, तो मोनालिसा भवानी का बाहर निकलना भी बंद कर देती है और उसे पैसे देने भी बंद कर देती है। अब जब भवानी सिंह ये देखता है कि मोनालिसा खूब पैसे उड़ा रही है और उसे कुछ भी नहीं दे रही, तो उसे लगता है आखिर उससे शादी करने का फायदा ही क्या हुआ। तो इसलिए उसने सोचा कि अगर मोनालिसा को रास्ते से हटा दिया जाए तो करीब 50 लाख रुपए जो रखे हुए हैं वो उसके हो जाएंगे। तब उसने प्लान करके जयपुर में एक अपार्टमेंट में एक घर लिया। घर लेने के बाद अब उसे कत्ल करने का तरीका सोचने लगा। इत्तेफाक से कोरोना काल भी शुरू हो चुका था, तो उसका ख्याल आया कि इस वक्त अगर किसी को कोरोना के नाम पर मारा जाए तो उसे कोई देखने भी नहीं आएगा, पुलिस भी नहीं आती है, कोरोना में हुई मौत के पोस्टमार्टम भी नहीं होते हैं। तो उसे लगा कि ये एकदम सही वक्त है। मोनालिसा की आदत थी कि वो रात के सोते समय दूध में रसगुल्ला डालकर खाती थी और भवानी को ये बात पता थी, तो उसने इसी बात का फायदा उठाया। 3 फरवरी 2021 की रात को उसने मोनालिसा के दूध में बहुत सारी नींद की गोलियां डालकर ऊपर से रसगुल्ला डाल दिया ताकि स्वाद का पता ना चल सके। वो दूध पीने और रसगुल्ले खाने के बाद मोनालिसा की गहरी नींद में चली गई। उसके बाद उसने उसका मुंह दबाया और तब तक दबाता रहा जब तक मोनालिसा की मौत नहीं हो गई थी। अब मौत के बाद उसे लगा कि क्या किया जाए। उसने अपने 2 दोस्तों को शामिल किया और अपने खानदान में सबको मोनालिसा की सीढ़ियों से गिर जाने की बात बताई। एक तरफ अपने ससुराल वालों को बता दिया कि मोनालिसा को कोरोना हुआ है, इधर कह रहा है कि सीढ़ियों से गिर गई है। अपने खानदान में वो झूठ नहीं बोल सकता था क्योंकि सबने एक दिन पहले देखा था कि मोनालिसा बिल्कुल ठीक है और दोनों साथ हैं। इसलिए उसने कहा कि वो सीढ़ियों से गिर गई है, सिर में चोट लग गई है और उसकी इससे मौत हो गई। इसके बाद वह सीधे अगले दिन एक जयपुर के निगम के शमशान घाट में लाश को लेके जाता है और वहां ले जाने के बाद अब शमशान में भी यही कहता है कि ये मौत कोरोना की वजह से हुई है, तो डर के मारे सारे कर्मचारी भी साइड हो जाते हैं। इसके बाद वो लाश को चिता के हवाले कर लौट आता है। फिर अगले दिन जाकर अस्थियां उठाकर हरिद्वार जाता है और फिर उसे ससुराल फोन करके अपने ये सारी बात बता देता है।
उसके दोस्त के शामिल होने के शक से पुलिस उनके दोस्तों को भी उठाती है। जब उनसे पुलिस सख्ती से बात करती है तो वो अपना मुंह खोल देते हैं और सारी बात बता देते हैं। इसके बाद भवानी सिंह शेखावत को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिर उनसे अपना मुंह खोलने के लिए कह देती है और वो भी पुलिस के डर के आगे अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसी ने ही मोनालिसा का कत्ल किया है। जब पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी तो पुलिस शमशान गई। शमशान में उसने पूछा कि इन तारीखों को कितनी अर्थियाँ आई, तो पता चला वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं था। जो कुछ रिकॉर्ड में था उसके नाम और पता गलत थे। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कत्ल या इस तरह की ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें गलत पता नाम दे करके लोगों ने पता नहीं आखिर किन किन लोगों का कत्ल किया हो और फिर लाश को वहाँ पे ठिकाने लगा दिया हो। इससे पुलिस को या किसी और को कोई सुराग नहीं मिले। इस तरह से किसी कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया। कभी पता नहीं चलेगा कि कौन किसकी लाश कब्रिस्तान में दफनाई गई है। तो जब ये लूपहोल पुलिस को पता चला तो राजस्थान पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर आया और उस ऑर्डर में ये कहा गया कि अब जितने भी शमशान और कब्रिस्तान वहाँ पर जब भी कोई लाश आएगी तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस अर्थी या जनाजे के साथ जो लोग आए हैं उनमें से कम 5 लोगों के आईडी जमा होने चाहिए। साथ ही जिसकी मौत हुई है उसका भी आईडी प्रूफ साथ में होना ज़रूरी है। इसके बिना कोई भी जो चिता या शमशान में जला नहीं सकता, ना कब्रिस्तान दफना सकता है। मोनालिसा के कत्ल के बाद पहली बार पुलिस को लगा कि ये कदम उठाना बेहद ज़रूरी था और इसीलिए यह नियम और कानून बनाया गया। और अब यही होता है कि जब तक आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है कि कौन मरा, उसका नाम पता क्या है, उसके साथ कौन लोग हैं, तब तक उसकी ना चिता जलेगी ना दफनाया जाएगा। तो इस तरह इस कत्ल ने कैसे अंतिम संस्कार और दफनाने के नियम बदल डाले, ये मोनालिसा के कत्ल के बाद ही शुरू हुआ। ये थी हमारी आज की कहानी।